हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अधिगम स्थानांतरण और अधिगम वक्र के बारे में। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग्स क्या है एंड लर्निंग कर्व्स क्या है, किसने दिए हुए हैं, कितने टाइप के हैं, सब डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ऊपर लेवल पर भी हम लेकर जाएंगे इस टॉपिक को, क्योंकि हम पहले सीटेट के लिए पढ़ते थे तो ओनली लर्निंग कर्व्स पढ़ते थे। लर्निंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता था। लेकिन सीटेट का जो न्यू एग्जाम पैटर्न है, जिस हिसाब से एग्जाम क्वेश्चन अब आ रहे हैं, लेवल थोड़ा सा हाई हुआ है, तो उसको लेकर हम इसको क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अधिगम स्थानांतरण के बारे में, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में कि क्या है ये। अधिगम स्थानांतरण से आशय नए अधिगम पर पूर्व अधिगम के प्रभाव से है। लर्निंग ट्रांसफर रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस लर्निंग ऑन न्यू लर्निंग, यानी कि आपने जो पहले सीखा और अब आप जो सीख रहे हो, तो पुराना जो अधिगम था उसका नए अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसे उसकी उसी के बारे में हम पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में। ठीक है, कि पहले जो आपने सीखा वो नए लर्निंग को या नए जो भी आप सीख रहे हो उसको किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, उसको नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, पॉजिटिवली कर रहा है, या फिर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। ठीक, तो हम बात करेंगे अधिगम स्थानांतरण के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग्स के बारे में। तो ये मेन 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। लेकिन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य के अलावा इनकी एक और कैटेगरी होती है जिसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। धनात्मक अंतरण, जिसे हम बोलेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर। ठीक, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा इंग्लिश मीडियम वालों को भी। ये होता है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर में होता ये है, यदि पूर्व अधिगम नए अधिगम में सहायक होता है तो इसे हम धनात्मक अंतरण कहते हैं। जैसे कि साइकिल चलाना आपका सहायता करता है मोटरसाइकिल चलाना सीखने में। अगर आपको साइकिल चलाना आती है तो आप मोटरसाइकिल चलाना आराम से सीख सकते हो, आसानी से सीख सकते हो। तो इससे हम बोलेंगे कि पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर। पहले जो आपने सीखा था वो नए अधिगम में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर या फिर धनात्मक अंतरण। फिर एक होता है आपका नकारात्मक अंतरण, जिसे हम बोलेंगे नेगेटिव ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर में होता यह है कि यदि पूर्व अधिगम नए अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है तो इसे नकारात्मक अंतरण कहते हैं। उदाहरण, एक भाषा का सीखना दूसरी भाषा के सीखने में सहायता, कभी सहायता भी करता है और कभी कभी ये बाधक भी हो जाता है। इसे हम सहायक ना करके बाधक बोलेंगे। कि जैसे कि अगर हम इंग्लिश नहीं जानते या इंग्लिश बोलने में हमें दिक्कत होती है, इसका मेन रीज़न ये है कि हम हिंदी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो हम हिंदी में कम्युनिकेट करना ईजी समझते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदी आती है इसलिए हम इंग्लिश को इतना अच्छे से नहीं बोल पाते। हालांकि ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, बट आप इससे समझ सकते हो। लेकिन ये जो एग्जाम्पल मैंने नीचे शो करा ये बहुत अच्छा है, टेनिस और रैकेट बॉल। अगर जब आप टेनिस से खेलते हो तो आपने देखा बीच में नेट लगा हुआ है, एक प्लेयर यहाँ है और एक प्लेयर यहाँ है, दोनों खेल रहे हैं। लेकिन यही यदि रैकेट बॉल खेलता है तो इसे थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि अब सामने व्यक्ति ना होकर एक बॉल है। तो हालांकि चीज़ सेम है, लेकिन अगर इसको ये अच्छे से खेलना आता है तो इसे ये खेलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इससे हम कह लेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव ट्रांसफर हो रहा है, नकारात्मक अधिगम हो रहा है, नकारात्मक ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट आता है फिर हमारा शून्य अंतरण। शून्य अंतरण का मतलब यह है, जैसे हम बोलेंगे जीरो ट्रांसफर। जीरो ट्रांसफर में होता यह है, यदि पूर्व अधिगम नए अधिगम को प्रभावित ही नहीं कर रहा तो इसे शून्य अंतरण कहते हैं। जैसे कि यदि आपको खाना बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता है, अब आप ड्राइविंग सीख रहे हो, तो खाना बनाना सीखना आपका ड्राइविंग में, या खाना बनाना आपके ड्राइविंग सीखने में किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि खाना बनाना ना तो यहाँ पे हेल्प करेगा और ना ही गाड़ा चलाना हेल्प करेगा आपका खाना बनाने में। तो ये हमारे शून्य अंतरण यानी कि जीरो ट्रांसफर के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद फिर हमारा आता है कुछ अदर टाइप्स भी होते हैं लर्निंग के। हम अदर टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम अंतरण के अन्य प्रकार। अधिगम अंतरण के अन्य प्रकार में जो पहला है वो आता है हमारा पार्श्विक अंतरण, जिसे हम बोलेंगे लेटरल ट्रांसफर। लेटरल ट्रांसफर में जब शिक्षार्थी समान जटिलता की अलग अलग लेकिन एक ही तरह की समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं। when the learners are able to solve different problems of the same complexity। दो प्रॉब्लम है, दोनों का जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो सेम है, लेकिन प्रॉब्लम अलग अलग है। हो सकता है ये प्रॉब्लम आपकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो और ये प्रॉब्लम आपकी साइंस से रिलेटेड हो, लेकिन दोनों का लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लगभग सेम है। तो इसे हम बोलेंगे लेटरल ट्रांसफर की। इस कॉम्प्लेक्सिटी की बच्चा मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व करने लगा तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी की बच्चा साइंस की प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर लेगा। ठीक,
फिर होता है आपका द्विपक्षीय अंतरण बायलैटरल ट्रांसफर। शरीर के एक अंग से अधिक अंग का प्रभाव दूसरे अंग पर भी होता है। जैसे अगर आप एक हाथ से लिखते हो तो आप दूसरे हाथ से भी कुछ हद तक तो लिख ही सकते हो, ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगला आता है फिर आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। यहाँ से सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्टिकल ट्रांसफर क्या है एंड हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर क्या है। अगर हम बात करें ऊर्ध्वाधर अंतरण यानी कि वर्टिकल ट्रांसफर की, तो सीखे गए कौशल का प्रयोग उच्च स्तर के कौशल के सीखने में होता है। तो द स्किल लर्न आर यूज टू लर्न हायर लेवल। और क्षैतिज में होता है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव या परीक्षण का उपयोग उसी तरह की परिस्थितियों में किया जाए तो पार्श्विक अंतरण के समान है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि एक बच्चा है 6th क्लास में, 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में उसने कुछ सीखा और ये उसे हेल्प कर रहा है उसी क्लास के 7th चैप्टर में, ठीक है। 6th क्लास का लड़का है, फर्स्ट चैप्टर में उसने हो सकता है कुछ चीज़ सीखी हो और वो चीज़ उसे हेल्प कर रही है उसी क्लास के 7th चैप्टर को सीखने में। अब एक लड़का है जो 6th क्लास का है, इस 6th क्लास में उसने कुछ भी सीखा, ये जो सीखा है ये उसे हेल्प कर रहा है 7th क्लास में। तो ये जो चीज़ हुई ये हुई आपकी वर्टिकल, क्योंकि अब उसका लेवल हाई हो गया है। यहाँ पर लेवल तो वही है, बस चीज़ें थोड़ी सी अलग अलग हो गई हैं। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला हो जाएगा और ये आपका वर्टिकल वाला हो जाएगा। आई होप आपको इन दोनों, ये जो एग्जाम्पल बताया मैंने क्लासेस वाला, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं अधिगम वक्र के बारे में। अधिगम वक्र क्या है या फिर हम बोले तो लर्निंग कर्व्स क्या है। लर्निंग कर्व्स जो दिए गए थे वो दिए थे हर्मन एबिंगहस के द्वारा 1885 में। अधिगम वक्र सीखने की मात्रा, गति तथा उन्नति को व्यक्त करते हैं कि जो आपकी लर्निंग हो रही है उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी मात्रा में, कितने अमाउंट में हो रही है, किस स्पीड से हो रही है, ये उसकी प्रोग्रेस किस तरह से चल रही है। तो ये हम लर्निंग कर्व के माध्यम से व्यक्त करते हैं जो कि हर्मन एबिंगहस के द्वारा 1885 में दिए गए थे। 3 प्रकार के लर्निंग कर्व होते हैं या 4 होते हैं, 3-4 प्रकार के होते हैं, अभी हम देख लेते हैं। सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व, 4 प्रकार के होते हैं। वो चौथा फिर एक स्पेंडल हो जाता है, उसे हम पढ़ते नहीं ज़्यादा। पहला पढ़ते हैं पहले तो सरल रेखीय वक्र स्ट्रेट लाइन कर्व। ये एक आइडल स्टेट है। आइडल स्टेट वो है जिसे हम मानते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा कभी होता नहीं है। यहाँ पे सीखने की गति समान होती है कि जितना आप टाइम ले रहे हो और जो आप सीख रहे हो दोनों क्या है, दोनों सेम है, दोनों कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट है। जबकि ऐसा नहीं होता, हम कभी चीज़ें जल्दी जल्दी सीख रहे होते हैं और कभी चीज़ें हम धीरे धीरे सीख रहे होते हैं और कभी हम कुछ नहीं सीख रहे होते हैं। तो इस तरह से ग्राफ होता है। तो ये एक आइडल स्टेट है जैसी होना चाहिए, बट ऐसा कभी होता नहीं है। अगला आता है हमारा धनात्मक वक्र। धनात्मक वक्र को हम बोलते हैं अपतल वक्र, पॉजिटिव एक्सीलरेटेड या फिर कॉनकेव कर्व। शायद आपने साइंस में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर पढ़े हों, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो सीखने की गति पहले धीमी होती है और फिर तेज होती है। स्पीड ऑफ लर्निंग फर्स्ट स्लो देन फास्ट। पहले तो धीरे धीरे लर्निंग हो रही है, देखो इतना टाइम हुआ और सिर्फ यहीं तक लर्निंग हो पाई, फिर इतने से ही टाइम में इतनी सारी लर्निंग हो गई, ठीक है। पहले लर्निंग सिर्फ इतनी सी ही हो पाई, मतलब इतना ही लर्निंग हो पाया, इतना सारा टाइम लग गया, लेकिन फिर सिर्फ इतना सा ही टाइम लगा और लर्निंग तो इतनी सारी हो गई, इतनी सारी लर्निंग हो गई। तो ये होता है आपका कॉनकेव कर्व, जिसमें बच्चा पहले धीरे धीरे सीख रहा होता है और फिर एकदम उस ग्राफ को पकड़ लेता है। हम ये कह सकते हैं कि कई बार बच्चों को जोड़ घटाने गुणा भाग सीखने में दिक्कत होती है, बहुत धीरे से सीख पाते हैं, लेकिन उसके बाद मैथ्स की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आसानी से कर लेते हैं। तो वहाँ पर जो कर्व होता है वो कॉनकेव होता है, बच्चा पहले धीरे सीखता है और फिर एकदम से फास्ट हो जाता है। फिर एक होता है आपका ऋणात्मक त्वरित, जिसे हम बोलते हैं उत्तल वक्र। ये आपका कॉन्वेक्स कर्व होगा, नेगेटिव एक्सिलरेटेड होगा। इसमें सीखने की गति पहले तो तेज होगी और बाद में धीमी हो जाएगी। पहले तो सिर्फ इतने से ही टाइम में उसने इतना सारा सीख लिया था, उसके बाद इतना टाइम निकल गया, ये क्या इतना सारा टाइम निकल गया और लर्निंग तो उसकी क्या हुई है, लर्निंग तो उसकी सिर्फ इतनी ही हो पाई है, सिर्फ इतनी ही लर्निंग हो पाई है। तो यहाँ पर ऋणात्मक वक्र होगा ये, ठीक है, नेगेटिव एक्सिलरेटेड कर्व। फिर आता है हमारा फोर्थ मिश्रित कर्व, जिसे हम एज शेप्ड कर्व बोल देते हैं। मिक्स कर्व होता है, इसमें गति पहले धीमी होती है, फिर तेज होती है, फिर पुनः धीमी हो जाती है। तो ये कह सकते हो आपकी इस तरह की लर्निंग ज़्यादातर चल रही होती है कि पहले बच्चा धीरे धीरे सीखता है, फिर
स्टीप प्रोग्रेस होती है, फिर थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाता है वो। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है सभी के साथ आती है। जैसे आप कोई सब्जेक्ट मैथ्स ही पढ़ रहा है, तो पहले आपने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह सीखा धीरे धीरे, फिर आप एकदम से ये सारे क्वेश्चंस करने लगे, फिर इतने में बीच में क्या आ गया, एलजेब्रा आ गया, तो फिर आप स्लो हो गए, फिर आपने एलजेब्रा सीखा सीखा सीखा, फिर इतने में आपकी ट्रिग्नोमेट्री आ गई, तो फिर थोड़ा स्लो हो गया। तो इस तरह से आप कह सकते हो एज शेप्ड कर्व इस तरह से काम कर रहा होता है। ठीक, फिर हम बात कर लेंगे अधिगम पठार के बारे में, लर्निंग प्लेटू के बारे में। लर्निंग प्लेटू है क्या? लर्निंग प्लेटू के टाइम पर आपकी जीरो लर्निंग होती है और ना ही कोई प्रोग्रेस होती। ये देखिए, ये जो स्टेट है आपकी, ये आपकी स्टेट है लर्निंग प्लेटू वाली। यहाँ पर किसी भी तरह की लर्निंग हो नहीं रही है, सिर्फ टाइम ही जा रहा है। ठीक है, अब अधिगम पठार के कारण क्या हो सकते हैं? थकावट हो सकता है आप पढ़ते पढ़ते थक गए हो, उस टॉपिक से आप बोर हो गए हो, वातावरण की कमी, आपको उस तरह का एनवायरनमेंट ही नहीं मिल पा रहा हो ताकि आप पढ़ सको, कार्य के प्रति उदासीनता, आपने कार्य को इंपॉर्टेंस देना ही छोड़ दिया है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहा उसमें, लिमिटेशन ऑफ नॉलेज, या फिर आप ये ऐसा कह सकते हो कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपने सारा ही ज्ञान प्राप्त कर लिया, या फिर जितना भी ज्ञान आपकी बुक में था, जितना भी नॉलेज आपकी बुक में था, आपने सारा ही ले लिया है। ठीक है, अब कुछ सीखने के लिए बचा ही नहीं उस क्लास के लेवल पर, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि लर्निंग प्लेटू वाली कंडीशन बन सकती है। तो ये कुछ कारण होते हैं लर्निंग प्लेटू के। तो ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग कर्व्स के बारे में बात करी। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछिएगा। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।